लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। हम लोगों ने कल बात डच पे की थी। हम लोग डच को समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। हम इंग्लिश आक्रमण के पहले जब इंग्लिशों ने एक्सपैंड करना शुरू किया, हम थोड़ा डच को समझने की कोशिश करते हैं कि जो नेचर ऑफ डच स्टेट था क्या। नेचर ऑफ डच स्टेट, देखिए सवाल क्या है, थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल ढंग से हम पढ़ेंगे तभी सवाल सही होंगे कि हमारा जो डच स्टेट था उसका नेचर क्या था। क्या नेचर था डच स्टेट का, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो जो डच स्टेट थे, अभी क्या पहली बात क्या है, इन्होंने डिसलॉज किया पुर्तगाली। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है डच स्टेट साथ कि डच ने पुर्तगीज को डिसलॉज किया, और इनका डिसलॉज करने का फायदा किसको हुआ, इंग्लिश को हुआ। और जो पुर्तगीज अब था क्या, पुर्तगीज का मैरीटाइम ट्रेड पर एक कंट्रोल था। दे हैव द फुल कंट्रोल ओवर द मैरीटाइम ट्रेड। अब उसको डच ने डिसलॉज किया। अब उस डिसलॉज करने क्या हुआ, जब वो डिसलॉज का जब डच ने क्या किया, एक न्यू डायरेक्शन दिया जो इंडियन ट्रेड था। इंडियन ट्रेड को डच ने एक न्यू डायरेक्शन दिया, और जो एक न्यू डायरेक्शन डच ने इंडियन ट्रेड को दिया, उसमें खास बात क्या हुई, जो एक स्पाइस था, स्पाइस ट्रेड जो सबसे महत्वपूर्ण था, स्पाइस ट्रेड, इसकी तुलना में उन्होंने टेक्सटाइल ट्रेड को प्रेफरेंस दिया। सबसे महत्वपूर्ण क्या था, जब डच आए, जब फॉरेनर्स आ रहे थे इंडिया में, तो उन्होंने सबसे इंटरेस्ट किसको शो किया, स्पाइस में किया। और डच ने एक जो एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल था, अब क्यों दिया, इट इज मोर ल्यूक्रेटिव। ये सवाल कैसे बन रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे ट्रेड को, जो इंडिया में फॉरेनर्स आए, जो यूरोपियंस आए, वो इंडिया में क्यों आए, दे वांटेड टू हैव ए स्पाइस ट्रेड, जो पोर्चुगीज स्टार्ट किए थे। लेकिन उसको जो डच है डायरेक्शन क्या किया, उन्होंने स्पाइस के बजाय जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट था, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को उन्होंने प्रेफर किया। अब इसको प्रेफर क्यों किया, ड्यू टू द ल्यूक्रेटिव। अब इसी और सवाल बनाइए, मेक द क्वेश्चन ऑन दीज फैक्ट्स। आपको इसी में सवाल बनाइए, सवाल गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसी सवाल बनाइए, जो टेक्सटाइल ट्रेड था, इससे क्वेश्चन क्यों बना। जो डचों ने टेक्सटाइल ट्रेड को इंकरेज किया, तो जो एक्सपोर्ट, जो टेक्सटाइल प्रीमियर एक्सपोर्ट मटेरियल हुआ, जो टेक्सटाइल प्रीमियर एक्सपोर्ट मटेरियल हुआ, उसका क्रेडिट किसको जाता है, क्रेडिट गोज टू डच। तो टेक्सटाइल को प्रीमियर एक्सपोर्ट मटेरियल बनाने का श्रेय किसको जाता है, वो डच को जाता है। जो एक्सपोर्ट था इंडियन टेक्सटाइल को यूरोप में, और जो टेक्सटाइल ने यूरोप में डीप इंपैक्ट किया, उसका कंट्रीब्यूशन किसके हाथ में है, उसका कंट्रीब्यूशन डच के हाथ में है। ये शायद बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो हमको याद रखना, ये सवाल आने की संभावना काफी ज्यादा है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। अब डच के बाद क्या आता है, इंग्लिश आते हैं। अब इंग्लिश के साथ खास बात क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड इंग्लिश। जो अंग्रेज भारत में आते हैं, अगर हम इंग्लिश को समझने की कोशिश करें, तो जो हेनरी सेवंथ थे, हेनरी सेवंथ ने एक डिस्प्ले किया, ग्रेट इंटरेस्ट, इसमें प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। जो हेनरी सेवन थे, इन्होंने एक इंटरेस्ट शो किया कि प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो जो फॉरेन ट्रेड में इन्होंने इंटरेस्ट शो किया। फॉरेन ट्रेड जो इंटरेस्ट शो हुआ, ये हेनरी द्वारा स्टार्ट हुआ।
और जो इमीडिएट एम था कंपनी का, जो इमीडिएट एम था कंपनी का, वो क्या था? वो इमीडिएट एम था स्पाइसेस एंड पेपर। इमीडिएट एम था वो क्या था? स्पाइसेस एंड पेपर। यह कंपनी का इमीडिएट एम था कि स्पाइसेस और पेपर को प्राप्त किया जाए। इसलिए जो फर्स्ट उनका एक्सपेडिशन हुआ 1613 में और सेकेंड 1646 में, तो 601 दो एक्सपेडिशन इन्होंने करने की कोशिश की। दो एक्सपेडिशन उन्होंने करने की कोशिश की। उन्होंने अपना वॉयज भेजा, वह मेड नॉट टू इंडिया। ये क्या था? ये सुमात्रा और जावा पे था। सुमात्रा, जावा और मद्रास पे था। सुमात्रा, जावा और मलक्का। तो जो इंग्लिश का जो पहला दो एक्सपीडिशन चला वह जावा, सुमात्रा, मलक्का पे था। और जब एक पीस हो गया स्पेन और पुर्तगाल के बीच, तब ये डिसाइड किया गया कि जो थर्ड एक्सपेडिशन है वह जाएगा बतराम के और ओपन किया ट्रेड विद सूरत। तो जब इनकी पुर्तगाल से पीस हो गई, जो थर्ड इंडिया एक्सपेडिशन गया वह सूरत पे गया। इन परिस्थितियों में जो इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया ईयर 1600 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और एक चार्टर इशू किया गया क्वीन के द्वारा। जो कैप्टन हॉकिंस थे वह अराइव करते हैं रॉयल पोर्ट जहांगीर 1609। कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर के पोर्ट में, और वह आते क्यों है? वह एक सूरत में, कैप्टन हॉकिंस क्यों आते हैं? सूरत में एक ट्रेडिंग स्टेशन प्राप्त करने। लेकिन यह जहांगीर रिफ्यूज कर देते। तो एक सवाल क्या हो गया? एक सवाल का एक पार्ट क्या हो गया? सवाल का एक पार्ट क्या हुआ कि कैप्टन हॉकिंस ने सूरत में ट्रेनिंग स्टेशन प्राप्त करने का प्रयास किया। सफल हुए या असफल हुए? किसको प्रॉब्लम हो रही है? क्या क्लास नहीं चल रही है? कोई प्रॉब्लम है क्लास में किसी को? ओके, जो कैप्टन हॉकिंस है, अब ये सवाल कैसे बनते हैं? जहांगीर, सवाल बनाइए इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीर, कैप्टन हॉकिंस, सूरत सक्सेस। देखिए, अपने नोट्स कैसे बनाइए? जहांगीर, कैप्टन हॉकिंस, सूरत सक्सेस। अब सो क्या हो गया? अब फैक्ट्स कैसे बनेंगे? क्वेश्चन में स्ट्रक्चर होगा कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था फरमान के लिए कि सूरत में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाए, और वह असफल रहा। दूसरा क्या होगा? अब देखिए क्या होगा, 1609। दूसरा ये सर थॉमस रो, ये क्या हो गया? 1615। दूसरा क्या हुआ? सर थॉमस रो, ये क्या हो गया? 1615। तो जहांगीर के दरबार में पहले आते हैं कैप्टन हॉकिंस, उनको फरमान प्राप्त होता है, और 1612 में जहांगीर एक फरमान इशू करता है कि वह इस्टेब्लिश कर दो ट्रेडिंग स्टेशन सूरत में। और सर थॉमस रो इंडिया आते हैं, एम्बेसडर। कैप्टन हॉकिंस एम्बेसडर नहीं था, अभी से सर थॉमस रो एम्बेसडर थे जेम्स फर्स्ट के, और मुगल कोर्ट आते हैं, और वह 1615 में ऑब्टेन करते हैं जहांगीर से एस्टैब्लिश इंग्लिश टी फैक्ट्री इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सी द डिफरेंस, 1609, 1612,
1615. See the difference. Try to understand this basic difference to solve the question in exam. 1609 जहांगीर के कोर्ट में आते हैं कैप्टन हॉकिंस, उनको कोई भी फायदा नहीं होता है। 1612 में जहांगीर फरमान इशू करता है सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए। उसके बाद क्या होता है? सर थॉमस रो, ये क्या है? सर थॉमस रो एक एम्बेसडर है, जेम्स पर जाते हैं और उनको 1615 में क्या मिलता है? फैक्ट्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब इन दोनों सवाल बनाइए, सूरत एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जस्ट यू कंसंट्रेट ऑन दीज टू लाइन्स, सूरत एंड different parts of India. In the span of a few years, they were able to procure the farman for different parts of India. उससे क्या होता है? इंग्लिश फैक्ट्री बनाते हैं आगरा में, अहमदाबाद, बड़ौदा, भोज by 619. इंग्लिश इंडियन कंपनी है, एक्वायर करती है बॉम्बे फ्रॉम चार्ल्स सेकंड, जो किंग थे इंग्लैंड के। और 1690 में इंग्लिश फैक्ट्री बनती है प्लास सुतनौटी बाय जॉब चार्नॉक। अब जॉब चार्नॉक को कलकत्ता पे सवाल बहुत आता है। क्योंकि जो सुतनौटी है, जो प्लेस है, वो जॉब चार्नॉक को 1690 में प्राप्त होता है। और जॉब चार्नॉक उस जगह पर सुतनौटी में जिस वे कलकत्ता की स्थापना करते हैं, और बाद में यह कलकत्ता तो होता है और जो फोर्ट विलियम बिल्ड किया जाता है। अब कलकत्ता कैपिटल बन गई ब्रिटिश इंडिया की। और फ्रांसिस डे, अब ये एक हो गए जॉब चार्नॉक, तीनों के आपको याद करने होंगे इसके विषय। दूसरा फ्रांसिस डे, जॉब चार्नॉक हो गए कलकत्ता के, फ्रांसिस डे हो गए मद्रास के। उन्होंने फाउंड किया मद्रास, जहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज बना। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, 3 प्रेजेंट टाउन बने। अब इसको आप फिर देखिए कैसे सवाल आप देखेंगे। कलकत्ता, सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, और क्या हो गया मद्रास का जॉब चार्नॉक, फ्रांसिस डे। Got it? Now see, साफ दिख रहा है? जॉब चार्नॉक, फोर्ट विलियम, कलकत्ता, फ्रांसिस डे, सेंट जॉर्ज। क्लियर? अब देखिए, ये फैक्ट नंबर ए है, फैक्ट नंबर बी है, फैक्ट नंबर सी है, फैक्ट डी है। इन चारों को मिलाइए और सवाल बनाइए। If you make the question after all these 4, question will be very interesting question. By 1623, जो अभी फैक्ट्रीज थे क्या? एक सवाल, फैक्ट्रीज क्या थे? ये ट्रेनिंग पोर्ट्स हुआ करते थे। By 1623 उन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की। कहां पे? सूरत में, भड़ोच में, अहमदाबाद में, आगरा में और मछलीपट्टनम में। और शुरू से ही यह चाहते थे ट्रेड एंड डिप्लोमेसी विद वॉर। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट विच दे हैव। जो ट्रेड और डिप्लोमेसी है, शुरू से ही इनकी इच्छा थी तो कंबाइन कर रहे थे ट्रेड एंड डिप्लोमेसी विद वॉर। अब कंट्रोल करना चाहते थे द टेरिटरी वेयर द फैक्ट्री वाज सिचुएटेड। तो अगर आप ब्रिटिश पॉलिसी को देखें तो ब्रिटिश पॉलिसी फ्रॉम 1623, अब देखिए 1600 to 1623, 1623 to 1757, or 1757 to 1857, 1857, 58, 1947। इसको हम लोग बाद में और बांटेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो 1600 से 1623 तक वह लोग
ये जो पॉलिसी है ये 1623 में आती है। इस 1623 तक उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली फैक्ट्रीज, और उनकी इच्छा होने लगी कि वह कंबाइन करने लगे ट्रेड एंड डिप्लोमेसी के वॉर से, और वह कंट्रोल करना चाहते थे उन टेरिटरीज को जहां पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश थी। Why Englishmen prefer to go south? Very interesting part. जब आप आगे पढ़ेंगे आप पाएंगे कि इंग्लिशमैन साउथ जाना चाहते थे। क्यों? जो साउथ की कंडीशन थी, Why Englishmen prefer to go to south? जो साउथ की कंडीशन थी वह बड़ी फेवरेबल थी, क्योंकि वहां पर कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं थी। नॉर्थ में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, वेस्ट में मराठे, नॉर्थ में, ईस्ट में बंगाल के नवाब। तो बचा क्या? साउथ। अगर भारत को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में देखें तो नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में समस्याएं थी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी। लेकिन जो अपना साउथ था, साउथ में कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं थी। इसलिए अब सवाल क्या हो गया? वाई Englishmen prefer to go south? A, the trading interest. B, there was no strong government in south. C, alliance with the south power. D, due to international reason. तो आंसर क्या हो गया? ये साउथ जाना इसलिए चाहते थे कि साउथ में कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं थी। दूसरी बात, जो विजयनगर किंगडम था, जो 1565 का वॉर था, तालीकोटा का, उस वॉर के बाद विजयनगर किंगडम पूरी तरह से खत्म हो गया था, और विजयनगर किंगडम की जगह पर एक छोटे छोटे राज्य आ गए थे, और यह बड़ा आसान था इन छोटे राज्यों की ग्रीड को कंट्रोल करना, अपने आर्म स्ट्रेंथ से उनको अपीस करना, कंट्रोल करना आसान था। इसीलिए जो इंग्लिश ने अपनी पहली फैक्ट्री साउथ में खोली वो मसूलीपट्टनम में 1611 में खोली, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने सेंटर को शिफ्ट कर दिया मद्रास में। जो लीज दिया गया, जो ग्रांट किया गया लोकल राजा से 1639 में, और जो राजा की अथॉरिटी थी, तो जो राजा थे उन्होंने अथॉराइज कर दिया कि उसको फोर्टिफाई किया जाए, एडमिनिस्टर किया जाए, क्वाइन मिंट किया जाए, और ऑन द कंडीशन ऑफ पेमेंट जो कस्टम का करके रेवेन्यू पे। तो एक पॉइंट क्या हो गया? दिस पॉइंट अगेन मेक क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट कि इंग्लिश ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री साउथ में मसूलीपट्टनम में खोली, लेकिन जल्दी उन्होंने अपने सेंटर को शिफ्ट कर दिया मद्रास में। जो लीज उनको ग्रांट किया गया लोकल राजधानी में, राजा ने अथॉराइज कर दिया उनको फोर्टिफाइड प्लेस, एडमिनिस्ट्रेटेड एंड टू मिंट क्वाइन। कंडीशन क्या था? उनको पेमेंट दिया जाए हाफ ऑफ द कस्टम रेवेन्यू। यही सवाल रद्द होगा दिस पार्ट, कि जो कस्टम का रेवेन्यू प्राप्त होगा उसका हाफ उनको दिया जाना चाहिए। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बड़ी जल्दी से कंपनी जो है वह प्रॉफिट सीकिंग मर्चेंट था, वह डिटरमाइन हो गई थी टू मेक इंडियंस पे फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री। ये डिटरमाइन थी कि जो यहाँ पर विजेता होना है उसके लिए यहीं से हमको पैसा पैदा करना है। और जो आइसलैंड ऑफ बॉम्बे जो है उन्होंने एक्वायर किया किससे? किंग से, और उसको फोर्टिफाई। की सवाल पहले बहुत आता था कि जो किंग थे उनको कैसे बॉम्बे मिला था। वो पुर्तगाली कन्या के साथ विवाह हुआ था, राजकुमारी का, इससे प्राप्त हुआ था। अब तीसरा सवाल बड़े पिटे हुए सवाल हुए, लेकिन पहले सवाल अक्सर आते थे, यूपीएससी सवाल पूछा करती थी, खासकर एनडीए सीडीएस सवाल बहुत आते थे कि जो बॉम्बे है वह ईस्ट इंडिया कंपनी वह इंग्लैंड को कैसे प्राप्त हुआ था। अब यह जो बॉम्बे इंग्लिश फाउंड किया, अब बॉम्बे के साथ खास बात क्या था? यह एक लार्ज पोर्ट था और इजी टू डिफेंड पोर्ट था। अब इसी कारण अभी सवाल क्या है कि जो इंग्लिश थे उन्होंने बॉम्बे को जो प्राप्त किया एक लार्ज पोर्ट को, कि रीजन क्या था उसको इंपॉर्टेंस देने का? एक कि इंग्लिश पोर्ट जो था वहां से आसान था। यस आकाश, यस यस यू आर राइट। चार्ल्स II के शादी में
कैथरीना ब्रिगनेट की शादी पर था। ठीक, आपने ठीक कहा। तो जो एक बॉम्बे था उसको इंग्लिश में फाउंड किया। ये लार्ज था, इजी टू डिफेंड पोर्ट था। अब बिकॉज इंग्लिश ट्रेड वाज थ्रेटन्ड एट द टाइम बाय द राइजिंग मराठा पावर, बॉम्बे सून प्रिफर्ड सूरत एज द हेडक्वार्टर कंपनी ऑन द वेस्ट कोस्ट। जो मराठा राइजिंग पावर था उसके कारण अब एक सवाल फिर हो गया, बॉम्बे बनाम सूरत, बॉम्बे वर्सेस सूरत। जो मराठा राइजिंग पावर था उसके कारण सून बॉम्बे सून सुपर से सूरत एज हेडक्वार्टर कंपनी ऑन द वेस्ट कोस्ट। ईस्टर्न इंडिया में कंपनी ने ओपन किया पहली फैक्ट्री उड़ीसा में, ये याद करिएगा, कलकत्ता में कीजिएगा। और 1651 में उनको हुगली में थोक बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब धीरे जल्दी वो अपनी फैक्ट्रियों पर गति पटना बिहार, ये भी याद करिएगा, पटना बिहार, बालासोर उड़ीसा। अब नाउ का ड्रीम होने लगा कि इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इंडिया। अब वो पॉलिटिकल पावर इंडिया में इस्टेब्लिश करने की सोच रहे थे। इसके लिए उन्होंने मुगल से संघर्ष करने की सोच की। उन्होंने चाहा कि मुगल अलाउ कर दे उनको फ्री हैंड ट्रेड के लिए और फोर्स करें इंडियन को टू सेल चीप एंड बाय डियर। यह कर कैसे रहे थे? जो यूरोपियन उनके राइवल ट्रेडर थे उनको वो आउट कर रहे थे। और जो ट्रेड डिपेंडेंट था पॉलिसीज ऑफ इंडियन पावर, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह से वह इंडिया में कब्जा करना चाह रहे थे। पॉलिटिकल पावर जो प्राप्त की जाएगी वह उनको आसान कर देगी इंडियन रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए, और वह कंट्री को जीत सकेंगे कंट्री के रिसोर्सेस से। नाउ देयर एम्बिशन हैज स्टार्टेड टेकिंग मोमेंटम कि वो बच्ची देश के अंदर अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना कर सके और वह भारतीय ताकतों से, भारतीय धन से ही अपने यहाँ प्राप्त कर सके। अब भारतीय धन से ही वह यहाँ पर कोई उपलब्ध प्राप्त कर सके। अब ये जो प्लान्स थे क्लियर हो रहा है? एनीवन हैज एनी डाउट? अब यह जो प्लान था, कोई प्रॉब्लम है? नो, ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये जो प्लान एक्सप्लिसिटली पुट फॉरवर्ड किया गया इन 1687 और डायरेक्टर ने एडवाइस किया गवर्नर मद्रास को एस्टैब्लिश करे सच ए पॉलिसी ऑफ सिविल एंड मिलिट्री पावर और क्रिएट करे सिक्योर करे ए लार्ज रेवेन्यू टू मेंटेन बोथ एज ए फाउंडेशन ऑफ लार्ज वेल्थ ऑफ सिक्योर इंग्लिश डोमिनेशन इन इंडिया फॉर ऑल टाइम टू कम। तो अगेन 1623 के बाद 1687 में यह कहा जाने लगा कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए कि वह पॉलिसी इस बात की पॉलिसी भारत में हमारे साम्राज्य अच्छा कर सके। और 1689 में वो डिक्लेयर कर दिया कि इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू इज द सब्जेक्ट ऑफ अफेयर एज मच ऑफ आवर ट्रेड। तो रेवेन्यू पर इंटरेस्ट ट्रेड के साथ साथ 1689 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। Now, as we understood the Mughal and Portuguese, we need to understand in detail Mughal and the English. इस पर सवाल बहुत आता है। अगर हम मुगल और इंग्लिश को देखें तो जो 17th सेंचुरी का क्लोज था, जो इंटरलोपर, अभी मुगल का और अंग्रेजों का झगड़ा कैसे हुआ? जो एक इंटरलोपर्स हुआ करते थे, जो समुद्री डाकू हुआ करते थे, उन्होंने 1686 में कैप्चर कर लिया सेवरल मुगल वेजल्स को। उन्होंने रेड सी में कई मुगल वेजल्स को कैप्चर कर लिया, जिस पर मुगल गवर्नर जो सूरत का था वो नाराज हो गया और उसने रिएक्शन कर दिया। पर्टिकुलर जो सर जॉन चाइल्ड थे, जो प्रेसिडेंट थे सूरत के और गवर्नर थे बॉम्बे के, यह जो इंटरलोपर्स ने जो अटैक किया मुगल जहाजों के ऊपर, उससे मुगल जो नाराज हो गए और सूरत के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड से, और जो दोनों के बीच एक शत्रुता थी इंग्लिश और मुगल के बीच,
उस शत्रुता के कारण बेसिकली पिराटेस और इंटरलोपर्स थे, और जो कॉज था उसमें क्या हो गया, वॉर हो गया इंग्लिश में और मुगल के बीच। उसमें जो वॉर हुआ 1686 में, उस वॉर के बाद मुगल ने इंग्लिश को सैक कर दिया हंगरी से। अब इससे मुगल एम्पायर उस समय मजबूत था। औरंगजेब के मर जाने के बावजूद भी मुगल एम्पायर उस समय मजबूत हुआ करता था, और उनको बंगाल से ड्रिवन आउट कर दिया गया, और उनको एक टापू पर शरणार्थी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो फैक्ट्री थी सूरत में, मसूलीपट्टनम में, उसको सीज कर ली गई। इंग्लिशमैन ने अपनी क्षमा प्रार्थना की और उन्हें विलिंगनेस किया कि वह माफी मांगकर मुगलों के नियंत्रण में व्यापार करना चाहते हैं। अब औरंगजेब ने इंपोज किया उनके ऊपर एक ह्यूमिलिटिंग टर्म्स, जो 1686-87 में भी औरंगजेब की मुगल ताकत कमजोर नहीं थी, औरंगजेब बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। और जो ऑल सम्स ड्यू, जो भी कंपनी का ड्यू था मुगल को, वह पेमेंट किया जाए। और यह कहा गया कि जो कंपनसेशन है, जो भी लॉसेस का, वह दिया जाए, और सर जॉन चाइल्ड जो है वह लीव करे इंडिया को विद इन 9 मंथ्स। अब ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या हो गया, मुगल में और अंग्रेजों में संघर्ष क्यों हुआ? आंसर क्या हुआ, पिराटेज और इंटरलोपर्स मुगलों पर अटैक किया करते थे, उससे मुगल को नाराजगी हो गई, मुगल का और अंग्रेजों का संघर्ष हो गया। सर जॉन चाइल्ड इस संघर्ष में जिम्मेदार थे। औरंगजेब उसमें दक्कन में था, लेकिन औरंगजेब की ताकत बहुत मजबूत थी। औरंगजेब की सेना ने पूरा इनका कहते हैं एम्पायर पूरा रौंद दिया और बॉम्बे को सीज कर लिया। उसके बाद अंग्रेजों ने मुगलों से प्रार्थना की, मुगलों ने उनसे कंपनसेशन लिया, और कंपनसेशन के बाद शर्त रखी, सारे के सारे जो नुकसान हुए थे उस युद्ध में उसको क्षतिपूर्ति की गई, और कहा गया सर जॉन चाइल्ड 9 महीने के अंदर देश छोड़ दे। इन कंडीशंस पे समझौता हुआ। इट इज द फर्स्ट स्ट्रगल बिटवीन मुगल्स एंड इंग्लिश। क्लियर? नॉट क्लियर? जल्दी बोलो। उसके बाद औरंगजेब ने परमिट किया उनको टू रिज्यूम द ट्रेड ऑन पेमेंट ऑफ 1,50,000 रुपीज। 1,50,000 रुपया का कंपनसेशन देने के बाद उन्होंने उनको अलाउ किया कि दे कैन अगेन ट्रेड इन इंडिया। इन 1698 कंपनी ने एक जमींदारी प्राप्त की, सुतनौटी, कलकत्ता और गोविंदपुर। यहीं पर बाद में कलकत्ता बनता है, और वहां बनी फोर्ट विलियम एराउंड फैक्ट्री। यहाँ पास फोर्ट फैक्ट्री बनाया। यह है 1698। In 1717 कंपनी सिक्योर्ड फरमान फ्रॉम फ्लेक्स। 1717 फरमान को डिटेल पढ़ेंगे। 1717 में एक फरमान कंपनी ने सिक्योर किया फर्रुखाबाद से। यह फरमान एक प्रिविलेज ग्रांट करता है, जो 1691 में एक प्रिविलेज दिया गया था। कंपनी को 1691 में एक प्रिविलेज दिया गया था व्यापार करने का। 3,000 रुपीज एनुअली पेमेंट करने पर बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। 1717 में सर जॉन शुरमैन जो फर्रुखसियर के दरबार में आते हैं, और वह 1717 फरमान प्राप्त करते हैं। इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ट्रेड। इसको ब्रिटिश ट्रेड का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो 1717 में फरमान प्राप्त किया कि 3,000 रुपीज पर एनम के टैक्सेशन पे के देने पर उनको बंगाल में कंपनी को ट्रेड या व्यापार करने की छूट प्राप्त जाती है। अब कंपनी जो फरमान प्राप्त किया, उस फरमान के बाद जो 18वीं सेंचुरी का बंगाल था उसमें मुर्शीद अली खान द्वारा रूल किया जाता था। और मुर्शीद अली खान और अली वर्दी खान दो स्ट्रॉन्ग बंगाल के नवाब थे। उन्होंने स्ट्रिक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज किया इंग्लिश ट्रेडर्स पे, और प्रिवेंट किया उनको कि उस फरमान को प्रिविलेज का मिसयूज न करें। उन्होंने इस बात के लिए अलाउ नहीं किया कि वह कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन कर सकें।
या वह इंडिपेंडेंट रूल कर सकती। दो महत्वपूर्ण संघर्ष थे, टू रीजंस। पहला, नॉट अलाउड टू मिसयूज फर्मा। सेकेंड, नॉट अलाउड टू फोर्टिफाई कलकत्ता फैक्ट्री। दो महत्वपूर्ण फरमान थे जो उन्होंने जो महत्वपूर्ण कारण को कमजोर करने की कोशिश की। अब बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी रिमेन नियर जमींदार का सिर्फ एक नवाब जमींदार बनकर रह गई। अब जो कॉमर्शियल अफेयर्स थे कंपनी के इन 18th सेंचुरी, वो पहले की तरह नहीं थी। अगर हम उस फिगर्स को देखने की कोशिश करें, किस तरह से कंपनी के व्यापार का विस्तार हो रहा था, तो कंपनी का जो व्यापार था वह इंक्रीज किया। मीन्स काम आएगा कि कंपनी इंपोर्ट करती है फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, इंक्रीज किया। जो 5 लाख पाउंड था 1708 में, वह 17,17,000 1 करोड़ 71,95,000 पाउंड हो गया। जो ब्रिटिश सेटलमेंट था मद्रास का बॉम्बे में, यह न्यूक्लियाई बन गया फ्लोरिशिंग सिटीज। लार्ज और इंडियन मर्चेंट बैंकर जो है वो अट्रैक्ट कर रहे थे इन इशारों की तरफ। अब ये क्यों हो रहा था? बिकॉज न्यू कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। जो एक कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थे इन सिटीज में, एक कारण ये था। दूसरा, जो अनसेटल्ड कंडीशन थी इन सिक्योरिटी आउटसाइड, दो रीजन था। इन यहां पर कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज आ रही थी और अन्य शहरों में अनसेटल्ड कंडीशन थी। इन दो कारणों से इन शहरों का विकास हो रहा था। तीसरा, ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर का ब्रेकअप हो रहा था, इन शहरों में जहां कंपनी का प्रशासन चल रहा था, शासन जहां कंपनी काम कर रही थी, जहां बंगाल के नवाबों का शासन था, वहां पर अपॉर्चुनिटीज बन रही थी। और चूंकि मुगल एम्पायर टूट रहा था, तो इन शहरों के बाहर परिस्थितियां काम करने के लिए अनुकूल नहीं थी। इसलिए इन शहरों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा था। तो वह क्वेश्चन क्या बन गया? तो व्हाट वाज द रीजन इन द 18th century that these cities, Bombay, Calcutta, Madras, had grown up and other cities were not able to grow up? क्लियर हो गया कि व्हाट इज आंसर? अब जो चार्टर था 16 का, यह ग्रांट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बाय द मिडल ऑफ 17th century पॉपुलेशन मद्रास की 3 लाख हो गई, कलकत्ता की 2 लाख, बॉम्बे की 70,000। तो ह्यूज पॉपुलेशन इन सिटीज की बढ़ी। जो चार्टर था 1600 का, वह ईस्टर्न कंपनी को ग्रांट किया गया फॉर 15 ईयर। क्या था वो? एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द ट्रेडिंग ईस्ट ऑफ द केप ऑफ गुड होप फॉर 15 ईयर्स। कंपनी क्या थी? एक्सट्रीमली क्लोज कॉर्पोरेशन। इंडिया में जो फैक्ट्री थी, कंपनी जनरली फोर्टिफाइड एरिया थी, वेयर हाउस हुआ करते थे, ऑफिसेस थे और कंपनी के एम्प्लॉयज रहते थे। कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फैक्ट्री में नहीं होता था। कई बार सवाल आता है, आप कंफ्यूज कर जाते हो कि फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग। तो सवाल क्या हो गया? व्हाट इज फैक्ट्री? व्हाट इज फैक्ट्री? अब देखिए, ऑप्शन देखिए, फोर्टिफाइड एरिया, warehouse, offices and officials of the houses, C, and manufacturing, D. What question? A, B, C, D. तो फैक्ट्री क्या होता था? फैक्ट्री क्या होता था? A, फैक्ट्री हुआ करती थी फोर्टिफाइड एरिया विद इन विच the warehouse stores situated. Option B, where the offices situation. Option C, where the house of companies employees were situated. Option D, where manufacturing activities was carried out. Option D क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब जब कंपनी आती है, शेयर कंपनी, तो इस शेयर कंपनी के एम्प्लॉइज का जो सैलरी है बड़ा कम होता है। उनकी इनकम कहां से होती थी?
उनकी इनकम का मेन जरिया क्या था? जो वह इनलैंड व्यापार करते थे। कंपनी क्या व्यापार करती थी? इंडिया एंड अब्रॉड। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाज बीइंग डन बाय कंपनी। लेकिन जो इनसाइड ट्रेडिंग हुआ करता था, वो कौन करता था? वो उसके एम्प्लॉय करते थे। तो जो एम्प्लॉयज थे, उनकी जो लो सैलरी थे, उनकी इनकम हुआ करती थी, जो वह यहाँ व्यापार करते, इसलिए लो सैलरी के बावजूद बहुत से लोग इंडिया में व्यापार करना चाहते थे। बहुत से लोग कंपनी की नौकरी करना चाहते थे, तो कंपनी उनको एक अपॉर्चुनिटी देती थी तो इंडिया के अंदर व्यापार करके पैसा कमा सके। इसलिए जो प्राइवेट ट्रेड था विद इन कंट्री, वह यह किया करते थे। इस कारण उनको फायदा होता था, ये लोग यहाँ पर सर्विस करने की इच्छुक करते थे। अब जो वेरियस फेसेस हैं इंग्लिश सेटलमेंट इन बंगाल, पहला क्या है? 1663 30 ये 30 ईयर का सिलसिला क्या था? यह कंप्लीट प्रोडक्शन था अंडर मुगल पावर। जो 1633 टू 1663 था, यह कंप्लीट कंट्रोल था अंडर द मुगल पावर। 1633 टू 1685 जो दूसरा फेज था, जिसमें इंग्लिश मर्चेंट्स थे बंगाल में, वेर हैम्पर्ड बाय द नेटिव पावर्स। अब बाई क्वारल जो झगड़ा हो रहा था विद इंटरलोपिंग राइवल्स एंड बाई क्वारल अमंग देमसेल्व्स। जो फेज 3 था 1885 to 90, they started thinking to protect themselves by force and inter-open war with the Mughal power. This is very important phase. तो अगर आप देखिए फेज 1 और दिस फेज, ये बीच का फेज क्या था? ट्रांजिशन फेज था। 1885 से 90 का जो फेज था, इसमें यह सोचना शुरू कर दिए थे कि अपने लोग को प्रोटेक्ट किया जाए और मुगल के साथ बात किया जाए। 1690 ऑनवर्ड फेज 4 था। इन दिस फेज इंग्लिश सेटलमेंट एक डिफरेंट शेप में लगा। 1667 में औरंगजेब ने एक फरमान दिया किसको? क्रिएट बंगाल एंड 5 लीटर इन 1752 मुगल गवर्नर शाइस्ता खान, इसने ऑर्डर इशू किया कंफर्मिंग ऑल द ऑर्डर एक्वायर्ड विद इंग्लिश। तो दो इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? 1667 एंड 1672 दो फरमान प्राप्त होता है। एक औरंगजेब देता है इंग्लिश फरमान क्रिएट बंगाल 5 इयर्स, और 1672 में जो मुगल गवर्नर शाइस्ता खान थे, उन्होंने ऑर्डर इशू किया सारे प्रोड्यूस दे दी जाए। तो फेज 5 है फ्रॉम 1708 टू मिडल ऑफ 18th century, पॉलिटिकल मोटिव डोमिनेट, और उन्होंने देखा एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस टू इंडिया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है दिस ईयर कंपनी ड्यूरिंग दीज इयर्स वाज द डोमेस्टिक डिप्लोमेटिक मिशन लेड बाय द जॉन सुलेमान 1750, जिसने मुगल कोर्ट के फरुखसियर के कोर्ट में जाकर उसने ग्रांट प्राप्त किया। उसे 3 फरमान प्राप्त हुए। जो 77 का फरमान है उसको याद करिएगा, 3 फरमान प्राप्त हुए 77 में। पहला जो फरमान था, पहला फरमान क्या था? पहला फरमान था बंगाल में उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑन एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, एनुअल पेमेंट ऑफ 3000 रुपीज, जो सेटल अरियर था। दूसरा फरमान क्या था? कंपनी को अलाउ कर दिया टू रेंट एडिशनल रेंट अराउंड कलकत्ता। तीसरी बात क्या कही थी? हैदराबाद में कंपनी को ओल्ड प्रोड्यूस दिया गया फ्रीडम फ्रॉम ड्यूज, trade as was retained, and it had to pay only the existing rent of Madras. सूरत में कंपनी को exempt कर दिया गया from lieu of all duties from its export and imports in lieu of rupees 10,000. और जो coins है of the company minted bought be were to have currency throughout the global empire. जो 1717 का फरमान था, जो कि अब जॉन सुलेमान का नाम याद रखिएगा, उस 1755 फिर में मुगल कोर्ट में जाते हैं और ये फरमान प्राप्त करते हैं। ये जो फरमान था, इस फरमान ने कंपनी के कैरेक्टर को चेंज कर दिया। अब इसको हम थोड़ा नटशेल करते हैं। एक फरमान क्या प्राप्त होता है? बंगाल में 3000 के पेमेंट, एनुअल पेमेंट पे
कस्टम ड्यूटी से मुक्ति। फरमान नंबर 2, एडिशनल लैंड कलकत्ता में प्राप्त करना। फरमान नंबर 3, जो हैदराबाद में जो प्रिविलेज थे फ्रीडम से ट्रेड के, वह रिटेन किए गए। चौथा, आप चाहे भूल जाए इसको आप मिस कर सकते हैं। लास्ट वाला क्या है? मिंटेड क्वाइन, कि वह चाहे तो वह क्वाइन मिंट कर सकती है बॉम्बे, और करेंसी का मुगल एम्पायर में पूरा वैल्यू होगा। अब ये जो फरमान प्राप्त हुए, इन फरमानों के बाद हम देखते हैं इंग्लिश एम्पायर का एक्सपेंशन कैसे हुआ। लेट्स हैव एन एनालिसिस ऑफ द इंग्लिश एम्पायर। जो यूरोप में जो एक वाणिज्यवाद स्टार्ट हुआ, मर्केंटाइल स्टार्ट हुआ इन 16th सेंचुरी में, उसने यह सर्टेन चेंजेस किए जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, इसके सिद्धांतों में चेंज कर दिया गया। और जो एक वाणिज्यवाद होता है, जो मर्केंटाइल है, उसके दो मेन सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत नंबर 1, देयर इज एन अलायंस ऑफ स्टेट ट्रेड एंड विच बेनिफिट बोथ। इस ट्रेड का और ट्रेड का, व्यापार का और राज्य का एक संबंध स्थापित होता है, और व्यापार और राज्य का संबंध व्यापार और राज्य दोनों को फायदा करता है। दूसरा, जो शक्ति है उसका प्रयोग करना चाहिए उपनिवेश में व्यापार के विस्तार के लिए। इन दोनों कंडीशंस में, व्यापार के विस्तार में और व्यापार के उपनिवेश के विस्तार में, जो राजनीति है, पॉलिटिक्स एक वेरी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। इसलिए जो ट्रेडिंग कंपनी का इंटरेस्ट होता है, इसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, और ट्रेडिंग कंपनी के इंटरेस्ट को वैसे ही प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए जैसे राज्य के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्केंटिलिज्म, जो वाणिज्यवाद का सिद्धांत है, वह व्यापार और राज्य के हित को आपस में मिला देता है। क्लियर? नॉट क्लियर? तो इसलिए ट्रेडिंग इंटरेस्ट के सेफ गार्ड के लिए राज्य को एक कर्तव्य असाइन किया जाता है। टू सेफ गार्ड द ट्रेडिंग इंटरेस्ट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जॉब असाइन टू द स्टेट। व्यापारिक प्रवृत्तियों की सुरक्षा राज्य को दिए गए कर्तव्य का एक भाग बन जाता है। और जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग राइट्स इन इंडिया, यह स्टार्ट होता है इन ईयर 1615, जब सर थॉमस वो अपीयर करते हैं पहली बार जहांगीर के दरबार में ट्रेडिंग राइट को प्राप्त करने के लिए, और वह इस बात में सफल हो जाते हैं कि वह परमिशन प्राप्त कर देते हैं कि कुछ ट्रेडिंग सेटलमेंट को अपने यहां वो खोलने की परमिशन दे। और ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल वाज ट्रेडिंग द सिल्क, टेक्सटाइल, शुगर और सोरा। इससे क्या हुआ, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि डच कंपनीज इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो डच कंपनीज हैं और इंग्लिश कंपनीज दोनों के बीच होने की कोशिश किया जाए, तो डच कंपनीज हैं, जो इंग्लिश कंपनी की तरह डच कंपनी कभी भी ओपियम ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो अगर आप देखें तो जो इंग्लिश कंपनी का इंटरेस्ट है वह बहुत ज्यादा चीज हुआ करते थे। जो इंटरनल कस्टम था बंगाल में, वह एक इशू था कंपनी के और नवाबों के बीच में। तो लेट्स फर्स्ट फिनिश आवर टॉक अप टू हियर। स्टेट एंड ट्रेडिंग इंटरेस्ट। अगर इस बात को हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, ये जो थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म? इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज, there is common intention with the state and the trading interest. If any company is trading in the colony or the imperial empire, then there is a duty of the state that protect the interest of the
ट्रेडिंग कंपनीज। तो जो वाणिज्यवाद का सिद्धांत था वह उस शताब्दी में राज्य के कर्तव्य में एक और चीजों को समाहित कर देता है कि वह व्यापार के सुरक्षा को, वह व्यापार के लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति कार्य करे। अब जो इंटरनल कस्टम था अब बंगाल, वह एक इशू हो चुका था विद कंपनी। जो कंपनीज के गुड्स थे वो पास करते थे डिफरेंट चेक पॉइंट से, और हर चेक पॉइंट से टैक्सेस पे करने की बात होती थी। तो जो इंटरनल कस्टम था बंगाल का, वह कंपनी के साथ इशू था, और जो कंपनी के गुड्स थे वो कई जगह से पास होते थे और वह हर जगह को टैक्स पे करना पड़ता था। इस सिस्टम के कारण ट्रेड फेवरेबल नहीं रह गया था। 1651 में सुजा ने एक फरमान इशू किया। उन्होंने कहा जो एनुअल पेमेंट 3000 का था उस पर कंपनी के पास अधिकार है ट्रेडिंग राइट रखने के लिए, लेकिन जो सक्सेसर ऑफ सुजा थे उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। अब आप जो एक फरमान चला रहा है उस फरमान को मानने में दिक्कत कैसे आ रही है? इंग्लिश ने फिर ट्राई किया निगोशिएशन का मुगल एम्परर के साथ, और इन 1662 कंपनी के पास एक फरमान मिला शाइस्ता खान से, जिसमें कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया एडिशनल टैक्सेस से। 1680 में औरंगजेब ने इशू किया फरमान and said no one should obstruct the company's trade and has ordered that from English traders as earlier rate fixed 2% chungi and 1.5% jizya has taken। इसको आगे याद करिएगा, you just remember this। अब यह फरमान जो है अंग्रेज का, औरंगजेब का कोई रिजल्ट नहीं दे पाया। अब 1680 के बाद औरंगजेब की बातों की कीमत नहीं रह गई थी, तो जो फरमान औरंगजेब ने इशू किया उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाया। तो जो वहां पर समस्याएं थी वह समस्याएं लगातार ट्रेड में चल रही थी। अब जब औरंगजेब की फरमान की फुटिलिटी को देखी तो इन 1687 इंग्लिश ने एक डिसीजन लिया कि फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने एक नई पॉलिसी को इस्तेमाल किया और सर जॉन चाइल्ड ने अटैक कर दिया मुगल फोर्सेस में। लेकिन सर जॉन चाइल्ड को सरेंडर करना पड़ा और औरंगजेब को पेमेंट किया 1.5 रुपीज। यह पहला अकेजन था, अगेन इंपॉर्टेंट, यह पहला अकेजन था जब मैं पहले की बात को रियलाइज कर रहा हूं, जस्ट आई एम एनालाइजिंग इट। जो पहले की बात थी, जो पहला अकेजन था जब इंग्लिश कंपनी ने पॉलिसी ऑफ पिटीशन किया है, पॉलिसी ऑफ पिटीशन। तब इंग्लिश कंपनी ने पॉलिसी ऑफ पिटीशन को छोड़कर पॉलिसी ऑफ फोर्स इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इस समय कंपनी ने पॉलिसी ऑफ पिटीशन को छोड़कर उन्होंने पॉलिसी ऑफ कन्फ्रंटेशन का इस्तेमाल किया। जो 1688 में एक वॉर हो गया इंग्लिश और मुगल के बीच, और इंग्लिश मैन परास्त हुए और कंप्रोमाइज किया औरंगजेब के साथ। इन 1694 हाउस ऑफ कॉमन ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो इंग्लैंड के सारे सब्जेक्ट हैं उनके ट्रेडिंग राइट है इंडिया में, और 1717 में उसके बाद फरुखसियर ने इशू किया फरमान। अब बंगाल एग्जम किया गया कंपनीज के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से, एडिशनल कस्टम ड्यूटी से सिर्फ 3000 रुपए देखिए। बिसाइड्स अब देखिए ये 4 पॉइंट याद करिएगा। एक तो दिया 3000, right was given to English company to purchase 38 village। Just listen this, इसमें सारा झोला आगे सामने आएगा। 1717 फरमान, पॉइंट नंबर 1 कि 3000 रुपीज एनुअल पेमेंट पर उनको व्यापार करने की छूट मिली, कोई एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, बिसाइड्स ए राइट दिया गया इंग्लिश कंपनी की टू परचेज 38 विलेजेस। उसी फरमान में कहा गया परमिशन फ्रॉम दीवान कि 38 विलेज परचेज किया जाए, लेकिन दीवान की परमिशन की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 3, यह मेंशन किया है फरमान में कि इंग्लिश कंपनी में यूज रॉयल टक्साल। इसमें फिर आइटम क्या है? इफ इट इज एन इंटरेस्ट ऑफ द एम्पायर। पॉइंट नंबर 4,
English has termed the Farman a Magna Carta. Point number 5. ये कैसल नवाब है इंग्लिश कंपनी। तो आप क्या याद करो, ये 3 याद करो। ये क्या है, ये इंटरप्रिटेशन है। अब इन्हीं 3 पर आगे का आपका सारा घटनाक्रम चलेगा। क्लियर नॉट क्लियर? टेल मी। और 2 मिनट आराम कर लेते हैं, बड़ा बड़ा हैवी चल रहा। क्लियर? मजा आ रहा नहीं आ रहा? तो हम फिर रिपीट कर देते हैं। 1717 का फरमान, मैग्ना कार्टा भी। अब इसी को आप क्वेश्चन बनाना, इन दोनों से क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फ्रॉम दिस टू। The 1717 Farman is being called Magna Carta of English trading history, but at the same time, it has created a tussle between Nawabs of Bengal and English company, which ultimately led to the victory of Bengal. तो पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ कि जो बंगाल में कंपनी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट कर दिया गया एडिशनल कस्टम ड्यूटी से, ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ ₹3000। पॉइंट नंबर 2, कंपनी को 38 विलेज परचेज करने की अनुमति दी गई, सब्जेक्ट टू कंडीशन परमिशन नवाब की मिल जाए। पॉइंट नंबर 3, इंग्लिश कंपनी रॉयल टक्साल का इस्तेमाल कर सकती है टू मिल्ट बनी, प्रोवाइडेड इट इज द इंटरेस्ट ऑफ एम्पायर। दीज आर 3। अब जो फैक्ट है, अभी झगड़ा कहां हो रहा है? अब फैक्ट क्या है इसमें कि जो बंगाल का नवाब है वह इंग्लिश कंपनी को ट्रेड करने में तो कोई दिक्कत नहीं थी उसकी। क्या इंग्लिश कंपनी को ट्रेड दिक्कत क्यों नहीं थी? बंगाल के नवाबों को ट्रेड का पता था कि जो ट्रेड है, व्यापार है, इससे फायदा होता है, तो उनको ट्रेड व्यापार में आपत्ति नहीं थी। लेकिन वह यह नहीं मानते थे कि जो उन कंपनी को परचेज करने का विलेज का राइट है वो सही राइट है। तो जो बंगाल के नवाब इंटरेस्टेड थे इंग्लिश ट्रेड में, लेकिन वह ये भी इंटरेस्टेड थे कि इंग्लिश ट्रेड उनके मैंडेट के तहत हो। पॉइंट नंबर 1, रिजर्वेशन ऑफ बंगाल। हम लोग क्लासिक तरफ पढ़ रहे हैं, रिजर्वेशन ऑफ बंगाल। वह कह रहे थे कि जो बंगाल के नवाब को, उनको इंग्लिश ट्रेड में इच्छुक थे, लेकिन वो चाहते थे वह जो इंग्लिश ट्रेड हो अंडर उनके मैंडेट में हो। अब इंग्लिश कंपनी थी क्या? वह वेरियस शेयर होल्डर्स का एक कॉम्बिनेशन थी। वह बंगाल में एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट्स चाहते थे और साथ में यही चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। यहां क्या था इस पॉइंट में कुछ करिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो लोग थे उसमें कई वेरियस इंटरेस्ट के लोग थे। वो जानते थे कि जब तक बंगाल में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होगी ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो वो चाहते थे कि हमको ट्रेड में बंगाल में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बने। उनको यह भी पता था कि जो बंगाल के नवाब हैं वह एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट दे सकते हैं। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी यह भी चाहती थी कि उनके ट्रेड के विस्तार के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड, there should be a strong government Bengal, and Bengal's Nawab were able to give a strong government. अब strong government चाहिए क्यों? किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए इंटरनल पीस, लॉ एंड ऑर्डर की आवश्यकता होती है। Therefore, the East India Company was interested कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए। इस बात के बावजूद कि दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट था, एक स्ट्रॉन्ग सरकार हो और ट्रेड चले, यह दोनों को कॉमन इंटरेस्ट था। लेकिन फरमान के इंटरप्रिटेशन पे दोनों के बीच डिस्प्यूट था। फरमान को इंटरप्रेट करने में दोनों के बीच डिस्प्यूट था। दोनों फरमान के इंटरप्रिटेशन में अलग अलग बात कह रहे थे। जहां पर 1717 का फरमान जो 3000 रुपया के एनुअल टैक्स पेमेंट पे कंपनी को ट्रेड करने की एडवाइस की सलाह दे रहा था, लेकिन वहां पर यह कहीं मेंशन नहीं था
यह सिर्फ कंपनी को ही एप्लीकेबल है या इसमें कंपनी के कर्मचारी भी शामिल है? दिस इज फर्स्ट पॉइंट जहां पर झगड़ा शुरू हुआ। इंग्लिश ऑफिशियल इस बात को मान के चल रहे थे, दे आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड कि द इंटरनल ट्रेड इन बंगाल is applicable as for the company as well as for the employee also. That's why they started misusing it. अब जो इंटरप्रिटेशन था इंग्लिश का वह डिट्रीमेंटल हो रहा था बंगाल के लोकल ट्रेडर्स के लिए। अगर इंग्लिश कंपनी के इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट किया जाए तो जो इंग्लिश कंपनी के एम्प्लॉय थे वह टैक्सेस से छुट्टी पा गए, और जो बंगाल के लोग थे, जो लोकल लोग थे, उनको टैक्सेस छुट्टी नहीं मिली थी। तो बट नेचुरल है, अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार इंग्लिश ऑफिशियल्स का माल सस्ता हो जाएगा और जो ट्रेड होगा, सेल परचेज होगा, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, अपने लोकल जो ट्रेडर्स हैं उनको नुकसान होगा। इसलिए जो इंग्लिश ऑफिशियल का इंटरप्रिटेशन था उसका मतलब क्या था कि वह लोकल ट्रेडर्स के अगेंस्ट हुआ करता था। अब नवाब ने डायरेक्ट किया, कोई भी जो इंग्लिश कंपनी के लोग हैं, वह लोग जो इंग्लिश कंपनी के लोग हैं वह दस्तक यूज कर। दस्तक क्या होता था कि इंग्लिश कंपनी दस्तक में आप समझ, व्हाट इज दस्तक? इंग्लिश कंपनी के पास अपने ट्रेड की सुविधा थी, साथ ही साथ वो दस्तक का इस्तेमाल करते, दस्तक इशू करते थे। तो अपने जानने वाले, अपने परिचितों को दस्तक देते थे। तो दस्तक उनको जिसका मना उसको दे दिया उन्होंने। तो जो मिसयूज ऑफ दस्तक था, उस मिसयूज दस्तक क्या था कि उन कंपनी के लोगों के जो मित्र थे उनको दस्तक दिया जाता था। तो यह सारी प्रक्रिया जो बंगाल का रिव्यू था उसके अगेंस्ट जारी थी। तो नवाब ने डायरेक्ट किया कंपनी को कि कोई भी ऑफिशियल दस्तक का इस्तेमाल न करे, अपने ट्रेड इस्तेमाल करे। अब जो कंपनी का ये पॉइंट आते हैं, जो 38 विलेजेस देने की बात कही गई, कंपनी को कहना था कि 38 विलेज उनको देने का अधिकार मुगल सम्राट के फरमान से है। इसको नवाब ऑफ बंगाल ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें जिक्र था कि दीवान इसका अधिकार दे, उन्होंने हम आपको विलेजेस नहीं देंगे। तो उन्होंने 38 विलेज जो उनको फरमान के हिसाब से मिला था, इस पर था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब कंपनी क्या कर रही थी? कंपनी अपनी लैंड होल्डिंग को एक्सटेंड कर रही थी। कंपनी अपनी लैंड होल्डिंग को एक्सटेंड कर रही थी और उसमें इलीगल मीन्स थे, और जो एडिशनल लैंड था उस पर कंपनी ने टैक्स पे करने से इनकार कर दिया। जो 1694 का फरमान था जिसमें 1155 रुपए के पेट के रेवेन्यू पर 3 गांव मिले थे, कलकत्ता, सुतनौटी, कलकत्ता एंड गोविंदपुरी, ये 3 थे, उन तीनों को पेमेंट था। उसके बाद क्या था, नवाब ने कहा कि वह जमींदारी सिस्टम के हिसाब से जितने एडिशनल लैंड आपने अपने पास रखे हैं सब पर आप रेवेन्यू या टैक्स पे पेमेंट करो। यह मेंशन किया गया फरमान में कि अगर नवाब समझे तो कंपनी की वह राज्य के हित में है तो कंपनी टकसाल का इस्तेमाल करके क्वाइन को मिंट कर सकती है। अब कंपनी यह क्वाइन मिंट करने का राइट चाहती थी। अगला सवाल फिर आता है, कंपनी क्वाइन मिंट क्यों करना चाहती थी? अब जो कंपनी के राइट चाहती थी, जो कंपनी की मद्रास टकसाल से जो क्वाइन मिंट होता था उसकी वैल्यू बंगाल में लेस थी। जो कंपनी के मद्रास टकसाल में क्वाइन मिंट होता था उसकी वैल्यू बंगाल में कम थी, इसलिए इससे कंपनी को नुकसान हो रहा था। तो कंपनी चाह रही थी उसको बंगाल में क्वाइन मिंट करने की छूट प्रदान की जाए। कंपनी, अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि लोगों को लग रहा था कि कंपनी का व्यापार बढ़ा, लेकिन कंपनी आफ्टर 1740 अपने व्यापार को लूज कर रही थी। जो कंपनी का 1738 to 1740 था वो टोटल इंडियन ट्रेड में जो कंपनी का बंगाल का शेयर था वो 40% था, और 1753 से 57 तक इसका 26.8% हो गया। तो जो कंपनी
आफ्टर 1740 बंगाल में अपने ट्रेड को लूज कर रही थी। अब जो इंग्लिश कंपनी जो ट्रेड करती इंडिया में, तो जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट का और इंग्लिश कंपनी का एक अच्छा रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो चुका था। जो वाणिज्यवाद का सिद्धांत है वहां समझाया गया, क्योंकि वाणिज्यवाद का सिद्धांत यहाँ काम आ रहा है। जो इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी है इंडिया में और जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है, उनका गुड रिलेशनशिप था। उसका रीजन क्या था? कंपनी ने लोन दिया इंग्लिश गवर्नमेंट को 708 से 32 लाख स्टर्लिंग पाउंड, और वो बढ़ गया 42 लाख स्टर्लिंग पाउंड बिटवीन 1744 टू 1757। तो आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश पार्लियामेंट को, इंग्लिश गवर्नमेंट को कंपनी ने एक तरह से ब्राइब किया, तो लोन बढ़ गया। अब पॉलिटिकल मिलिट्री, अब क्या पॉलिटिकल मिलिट्री और ट्रेडिंग, पॉलिटिकल मिलिट्री एंड ट्रेडिंग। याद करिए वाणिज्यवाद का सिद्धांत, रिमेंबर द थ्योरी ऑफ वाणिज्यवाद, द प्रिंसिपल ऑफ मर्केंटिलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ मर्केंटिलिज्म। तीनों इंटरेस्ट कंबाइन हो गए। अब तीनों इंटरेस्ट कंबाइन होने से क्या हो गया कि जो एक डायरेक्शन इशू किया कंपनी के प्रेसिडेंट ने कि वह नवाब के साथ कम्युनिकेट करें और क्राउन इज रेडी टू टेक एवरी पॉसिबल एक्शन टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ द। यह कम्युनिकेट करने को कहा गया कि नवाब को कम्युनिकेट किया जाए कि क्राउन इस बात के लिए तैयार है कि वह कंपनी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कोई भी एक्शन उठाने को तैयार, कोई भी एक्शन आएगा। अब कंपनी वांट चाहती थी, उसी समय कंपनी चाहती थी जो ट्रेडिंग राइट्स थे फ्रेंच के उसको समाप्त करना, जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट थे, और सेम टाइम इंग्लिश गवर्नमेंट चाहती थी फिनिश करना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रांस। अब फिर इंटरनेशनल और नेशनल पॉइंट मिल गए। इन इंडिया में इसमें कंपनी चाह रही थी कि वो फ्रांस की पूरी ताकत को समाप्त कर दे, और इंटरनेशनल लेवल पे ब्रिटेन चाहता था कि फ्रांस के राजनीतिक पहुंच को समाप्त किया जाए। इसलिए जो फ्रेंच कंपनी ने ज्वाइन किया है फ्रेंच गवर्नमेंट, डच कंपनी ने ज्वाइन किया है डच गवर्नमेंट, और इंग्लिश कंपनी में, और यूरोप डिस्प्यूट भारत के डायरेक्शन में लड़ाई का। तीनों कंपनियां डच, फ्रेंच और इंग्लिश कंपनी और सरकार दोनों का हाथ मिल गया, और भारत की जमीन पर ऑन इंडियन सॉइल द वॉर बिटवीन द फ्रेंच, द डच एंड इंग्लैंड बिगेन। अब ये जो समय था, इसमें जो मुगल एम्पायर था वह इतना स्ट्रांग नहीं था जैसा हुआ करता था, और डे बाय डे मुगल एम्पायर कमजोर हो रहा था। जो सिचुएशन थी बंगाल की वह वेरी सेंसिटिव थी। क्यों सेंसिटिव थी? क्योंकि लगातार मराठों का आक्रमण हो रहा था। जो इन्वेजन ऑफ मराठास थे, इससे बंगाल सेंसिटिव हो गया था। एक बहुत बड़ी संख्या में इकोनॉमिक लॉस हो रहा बंगाल का, और सिचुएशन इन बंगाल उस समय ऐसी हो रही थी, जो सिचुएशन थी बंगाल की, बंगाल आल्सो द वीकनेस ऑफ बंगाल, जो बंगाल का जो की कमजोरी सामने रही थी, और रेन ऑफ जो सूरजउदौला जो था वो पॉलिटिकली वीक था, और इट वाज प्रॉब्ली अपियरिंग इकोनॉमिक प्रेजेंट, तो पॉलिटिकली वीक और इकोनॉमिकली प्रेजेंट था। अब नाउ इस समय क्या हुआ, यूरोपियन कंपनीज जो थी वह एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी, वो अपने को एक्सपेंड कर रही थी ऑन द लाइन ऑफ द इंपीरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम पूरी सिचुएशन को एक आसान भाषा में एनालाइज करने की कोशिश करें तो तीन चीज आती है। डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर, कॉन्स्पिरेसी इन बंगाल पॉलिटिक्स, नो कनेक्ट ऑफ द पीपुल विद द गवर्नमेंट, enhanced trade of company, south expansion of English। इसने कॉन्फिडेंस दिया ब्रिटिश पावर को, इंस्पायर किया पॉलिटिकल पावर इंडिया। तो क्या क्या हुआ? What
inspire English to become political power. अब इसी को हम कर देते हैं हो गया क्वेश्चन आपका 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 आंसर फिलिप्स का देखिए ए बी सी डी ठीक है लेट अस अंडरस्टैंड दिस ये परफेक्ट यूपीएससी का सवाल है परफेक्ट सवाल यूपीएससी का कि आखिर वह क्या कारण थे इसको हिंदी कर देते हैं आखिर वह क्या कारण थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के लिए प्रेरित किया इसको और रिफाइन कर सकते हैं what were the reason in the 18th century which has inspired the East India Company to become a political power 18वीं शताब्दी में वह क्या कारण थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के लिए प्रेरित किया ए द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर बी कॉन्स्पिरेसी इन बंगाल पॉलिटिक्स सी नो कनेक्ट ऑफ द पीपल with the government institution organization. D. Enhanced trade of English company. E. The south expansion of English. ये सवाल कभी सही नहीं हो सकता जब तक आप पास बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग ना हो कई बार आपको लगता है कि आपने यूपीएससी में सवाल सही किया सही नहीं होता है उसका रीजन क्या है कि डीप अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की नहीं होती है जिस तरह टॉपिक हम ट्रेवल कराने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप ऐसे ट्रेवल करोगे तभी क्लियर होगा इफ यू ट्रेवल ऑन द टॉपिक लाइक दिस ओनली देन यू आर एबल टू कंट्रोल इट इफ यू नॉट ट्रेवल लाइक दिस कंट्रोल नहीं होगा अब 1756 में दो इंसिडेंट्स हुए जो प्लासी के बैटल तक देखे जाते हैं एक जो कृष्ण वल्लभ थे जो फोर्जरी करके नवाब और बंगाल के दरबार से भागकर इंग्लैंड के कहते हैं ईस्ट इंडिया खेमे में चले गए दूसरा जो फोर्टिफिकेशन का फोर्ट विलियम का जो फोर्टिफिकेशन था उसको अंग्रेज कर रहे थे और उसके लिए परमिशन नहीं दिया और बंगाल के नवाब ने रोकना चाहा उन्होंने स्वीकार कर दिया तो दीज टू आर द रीजन व्हिच लेड अ वॉर बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब बस करें फ्रेंच कल करें टेल मी इट्स इनफ फॉर द डे आज सौर की क्लास नहीं है सॉरी विकाल से भी इज नॉट फीलिंग वेल जल्दी बोलिए कोई अगर क्वेरी है कोई लेक्चर में आप तो हम इसको क्लोज कर देते हैं कोई प्रॉब्लम है किसी के पास तीसरी जो इंपॉर्टेंट पावर आती है वो है फ्रेंच की आज करें कल करें चलिए फास्ट यस आदिति व्हाट डू वांट टुडे और टुमारो इनफ सर इनफ 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 कुछ सवाल बनाएंगे कुछ लेट्स मेक अ फ्यू क्वेश्चंस लोग सवाल बनाते हैं लेट्स मेक फ्यू क्वेश्चंस लेट्स मेक अ फ्यू क्वेश्चंस
तो सवाल बनाते हैं। बोले क्वेश्चन नहीं आइडिया ऑफ क्वेश्चन टेल मी। कुछ सवाल बनाते हैं। लेट्स टेक अ फ्यू क्वेश्चंस। पहला सवाल बनाते हैं, जो यूरोपियंस इंडिया में आए लेट 15th-16th में, वो क्यों आए? 15th एंड 16th सेंचुरी में जो यूरोपियंस आए, what facilitated कौन सी ऐसी चीज थी जिन्होंने मदद किया 15th-16th सेंचुरी में यूरोपियन को इंडिया आने के लिए? ए, ज्योग्राफी नॉलेज, बी नेवल पावर, बताइए और कुछ बताइए, और बताइए, सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, बताइए, ज्योग्राफिकल नॉलेज बढ़ी, सी पावर आया, सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट हुआ। और अब देखो आंसर आंसर इसको ए बी बी सी ए सी ओनली ए, बताइए। इट इज ए ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फर्स्ट एंड क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था कि जो 16वीं शताब्दी में, जो 15वीं-16वीं शताब्दी में जो हमारे यहाँ यूरोपियंस आ रहे थे, कौन से तथ्य थे जो बस के कारण आ रहे? पहला, जो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज थी 15th सेंचुरी में, उसके कारण इनको बहुत मदद मिली, इसलिए आ रहे थे। दूसरा, जो सुपीरियर नेवल पावर थी, वो सुपीरियर नेवल पावर के क्या कारण आ रहे थे। तीसरा, सपोर्ट ऑफ होम गवर्नमेंट था। अब इन तीनों में बताइए क्या सही होगा? फास्ट फास्ट है, फास्ट, तेज चलिए, तेज। सी क्या है? एसी। सी क्यों हुआ? तीनों सही है, चलो तीनों सही होगा। रिमेंबर, तीनों सही है। उनको अपने गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिला, उनके पास ज्योग्राफिकल नॉलेज भी आया, और जो उनकी नेवल पावर थी बहुत स्ट्रांग थी। जो कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स थे पुर्तगाल के क्या थे? कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पुर्तगाल, कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पुर्तगाल, बताइए, ऑप्शन ऑप्शन बनाइए। कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स पुर्तगाल के क्या थे? स्पाइस, स्पाइस ट्रेड था वह उनका कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव। टेक्सटाइल एंड स्पाइस, स्पाइस हो गया, टेक्सटाइल स्पाइस हो गया। अब बताइए, टेरिटरीज, स्पाइस, टेक्सटाइल स्पाइस, टेरिटरीज। डी हो गया हाउस। जो कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव पुर्तगीज था इंडिया आने का था, पहला क्या था?
वो कैप्चर करना चाहते थे स्पाइस और पेपर को फ्रॉम इंडिया। दूसरा, टेक्सटाइल और स्पाइस दोनों कैप्चर करना चाहते थे। तीसरा, वो यहाँ पर टेरिटरी, राज्य या क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे। चौथा, वो अरब्स को और पर्शियन को इंडियन मैरीटाइम ट्रेड से बाहर करना चाहते थे। बताइए। राकेश मालवी बी, और कोई? आकाश गौड़ बी, बी 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 बी। मैंने कब कहा कि, कहाँ पढ़ा आपने कि जो पुर्तगाली थे वो भारत में आए थे टेक्सटाइल के लिए? उन्होंने कहाँ टेक्सटाइल परचेज किया था? हैव दे परचेज टेक्सटाइल? हैव दे शोन इट टेक्सटाइल? दे आर ओनली फॉर स्पाइस, ओनली फॉर स्पाइस। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसके अलावा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। वास्को डिगामा ने अपना दूसरा विजिट किया 1501 में। जब वास्को डिगामा 1501 में दूसरा विजिट करता है तो उसको एक फैक्ट्री प्राप्त होती है। तो वास्को डिगामा का जो दूसरा विजिट था इन 1501, मेरा कठिन सवाल हो जाएगा ये, और आसान करें, थोड़ा इजी कर देते हैं। अच्छा, 1498 1501 दो विजिट होते हैं वास्को डिगामा के। जो 1498 में वास्को डिगामा का विजिट था, उसको एक न्यू रूट टू इंडिया, जो वास्को डिगामा को मिलता है एक न्यू रूट टू इंडिया, एंड 1498 रीच करता है। कहाँ रीच करता है? पहले आसान सवाल करते हैं, कहाँ रीच करता है वो, बताइए। ये तो बहुत आसान सवाल है। 1498 में जब वास्को डिगामा आते हैं तो वह कहाँ रीच करते हैं? ये तो आसान सवाल है, तो कर लेना चाहिए। अभी तो 2 ही 3 आंसर आए। अल्बुकर्क ने गोवा को किससे कैप्चर किया? अल्बुकर्क ने, एक टीचर का सवाल है, में गोवा किससे कैप्चर किया? अल्बुकर्क ने गोवा को किससे कैप्चर किया? बताइए फास्ट, किससे किया? लवली लवली लवली, चलिए बहुत अच्छा। टोगो टोगो टोगो। और कौन सा है? जो डच थे और इंग्लिश थे वो इंटर किए ईस्ट में एज ए फ्रेंड। जो कॉमन एनिमी था उनका वो पोर्चुगीज था, लेकिन जो उनकी कॉमर्शियल राइवलरी थी वो कैसे? देखिए, क्या डच एंड इंग्लिश इंटर्ड द ईस्ट एज फ्रेंड अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। वो कॉमन एनिमी कौन थे? डच, डच और इंग्लिश। इनके कॉमन एनिमी कौन था? कॉमन एनिमी था पोर्चुगीज। बहुत सिंपल बात है कि जो पोर्चुगीज थे, पुर्तगाली थे, वो डच के और इंग्लिश के कॉमन एनिमी थे। अब ये जो दोनों कॉमन एनिमी थे, जो उनकी कॉमर्शियल राइवलरी थी, उस जो इनकी कॉमर्शियल राइवलरी थी, their commercial rivalry led however to the massacre of Englishmen by Dutch। कहां पे किया? इनके बाद मस्कियर हो गया था इसमें। सवाल बहुत पहले समझ पूछ करते हैं कि डच और इंग्लिश की कॉमन राइवलरी थी पोर्चुगीज से, और वह एक फ्रेंड की तरह इंटर की। लेकिन उसके बाद हुआ क्या?
उसके बाद क्या हुआ कि बाद में उनकी जो कॉमर्शियल राइवलरी थी, वो मस्कियर ऑफ इंग्लिशमैन बाय डच, वो कहां हुई थी? इन 1623। बाद में 1623 में बाद में इंग्लिशमैन को कंपनसेट भी किया गया। शायद मुझसे मिस हो गया था क्या? ये मैं पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ाया तो मैं मिस हुआ होगा। कहाँ बताइए, टेल मी। जो अंगोलिया था वहां पर डच ने इंग्लिश मैन का मस्कर कर दिया। यस यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब इंग्लिश का, जो इंग्लिश थे वो कैसे डिफर करते थे? इंग्लिश हाउ डिफर फ्रॉम अदर यूरोपियन नेशन, अदर यूरोपियन नेशन की तुलना में जो इंग्लिश थे वह डिफर कैसे करते थे? बताइए, आंसर लिखने की इसमें जरूरत है? ये तो आसान क्वेश्चन है, बताएं, लिखिए आंसर। बताएं, इतनी देर से पढ़ा रहे, इसमें आंसर लिखने तो होनी चाहिए। ट्रेड, डिप्लोमेसी, वार, इसको भी कर सकते हैं वाणिज्यवाद, मार्केटिज्म। ट्रेड को, डिप्लोमेसी को, वॉर को, ट्रेड को, डिप्लोमेसी को, वॉर को और टेरिटरी को कैप्चर करने का जो प्रोसेस था, इन्होंने आपस में कंबाइन किया। और यह काम और कोई यूरोपीय यात्री नहीं कर पाता। जो इंग्लिश को परमिट किया गया टू फोर्टिफाई बॉम्बे, क्यों? इंग्लिश को बॉम्बे फोर्टिफाई करने का राइट था, क्यों? इंग्लिश अलाउड टू फोर्टिफाई बॉम्बे। वन, इंग्लिश को बॉम्बे फोर्टिफाई करने का क्या का परमिशन मिला, क्यों मिला? बोले, मैंने बताया मराठा पावर। अभी मैंने बताया कि जो मराठा पावर थी वह उस समय उफान पर थी। जो मराठा पावर थी, डाउरी किसने लिखा? जो मराठा पावर थी, मतलब इंग्लिश को फोर्टिफाई करने का, इंग्लिश अलाउड फोर्टिफाई बॉम्बे, उसमें मराठा पावर क्या थी? वह उफान पर थी। तो उफान पर चढ़ती मराठा पावर के कारण इसको फोर्टिफाई करने का अधिकार मिला था। अब एक सवाल भी बनाते, जो भी ने कहा था, जो पॉलिटिकल कंडीशन थी 17वीं सेंचुरी की, इसको सोच बताइएगा। जो पॉलिटिकल कंडीशन थी इन लेट 17वीं सेंचुरी में, उसमें से क्या इंग्लिश को बात को सोचने के लिए प्रेरित कर रही थी कि वह इंडिया में पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश करे? What was the political situation in India which was instigated to the British to establish the political power in India? पहला, attack of Marathas
ऑन इंग्लिश। बी, बताइए। देखिए अभी तो बताया है, एक्सपल्शन ऑफ द पोर्चुगीज फ्रॉम हुबली। हुबली से किसने एक्सपल्शन किया था? पोर्चुगीज को हुबली से किसने एक्सपेल किया था? बताएं। बताएं किसने किया था? शाहजहां। या कोई ऑप्शन? औरंगजेब, इंटरेस्ट टू फिनिश मराठा, और औरंगजेब इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट इन द मराठा, डिक्लाइन ऑफ सिद्धीज इन जंजीरा। बताएं। जो जंजीरा था वहां पर सिद्धीज का डिक्लाइन हो रहा था, वो कुड चैलेंज द इंग्लिश नेवल पावर। बोले तो कोई आपका आंसर क्या पता है? ये आंसर आसान सवाल है, नहीं हो पा रहा। देखिए क्या है, सवाल समझिए। मेरा सवाल समझिए। सवाल क्या है कि जो पॉलिटिकल कंडीशन थी इन लेट 70s में, which made English think of इसमें their political power in India। उस जो पॉलिटिकल कंडीशन थी लेट 70s सेंचुरी में, जिसने इस बात के लिए प्रेरित किया कि कैसे वह पॉलिटिकल पावर बन सके, तो उसमें क्या था? जो पहला था अटैक ऑफ मराठा ऑन इंग्लिश। अब रिपीटेड अटैक ऑन मराठा ऑन इंग्लिश, यह तो हो ही नहीं सकता ना। दूसरा क्या था? जो एक्सपेल्शन ऑफ पोर्चुगीज था, होगी जो हुबली से शाहजहां का एक्सपेल्शन हुआ, ये बड़ी छोटी घटना थी। औरंगजेब का जो इंटरेस्ट इन्वॉल्वमेंट था, औरंगजेब क्या था उसमें इन्वॉल्व था, कहां पे? साउथ में, मराठास के साथ, और साउथ परेशान था। ये ये एक छोटी घटना है, यह छोटी घटना है, ये एक छोटी घटना, यह बड़ी घटना है। सवाल से लोग देखिए आप, जस्ट लिंक फॉर द क्वेश्चन, जस्ट लिंक फॉर द क्वेश्चन, you'll get the answer। अगर आप सवाल को ठीक से पढ़ें, कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जिसने ठीक से पढ़ा हो, ठीक से तैयारी किया हो, जिस तरह से हम लोग तैयारी कराना चाह रहे हैं, अगर ऐसा तैयारी किया एस्पायरेंट, सवाल ठीक से पढ़े, 20 सवाल सही करेगा ओनली बाय एलिमिनेशन थ्योरी। मेरा इतने अफसरों के साथ इंटरेक्शन हुआ है, जब मैं पूछता हूं कितने सवाल आते हैं, 40-45 से ज्यादा किसी को नहीं आते हैं। उन सब के मार्क्स कितने आते हैं? 115, 16, 14, 12, 18। कैसे आते हैं? बाकी वो सही करते हैं एलिमिनेशन थ्योरी से। तो एलिमिनेशन थ्योरी कैसे होती है, ये सवाल समझने की कोशिश करिए। जो मैं एक प्रक्रिया चला रहा हूं, आप लोग सवाल बनाए। जो सवाल नहीं बना रहा है, आप तय मानिए उसके होने की संभावनाएं कम हो रही है। मैं पहले से कॉशन कर दे रहा हूं, जो भी आदमी क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर रहा है, उसके होने की संभावना कम हो रही है डे बाय डे। मैं एक बार बार रिपीट करता हूं, अगर सवाल बनाना आप सीख गए, आपकी जर्नी बहुत आसान होगी, बहुत आसान होगी। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं। डच ने अपना हेडक्वार्टर ट्रांसफर किया। देखिए सवाल ये नहीं आएगा, डच हेडक्वार्टर पुलिकट टू नागपट्टनम, ये सवाल तो नहीं आएगा, आइस नहीं आएगा।
डच ने अपने हेडक्वार्टर को पुलिकट से नागपट्टनम किया, ये सवाल तो नहीं आएगा। फिर सवाल क्या आएगा, बताइए क्या क्या सवाल होगा? यह हेडक्वार्टर शिफ्ट क्यों किया? सवाल ये आएगा कि हेडक्वार्टर शिफ्ट क्यों किया? यह श्रीलंका के नजदीक था, ठीक है। सवाल क्या है, डच ने अपना हेडक्वार्टर पुलिकट से नागपट्टनम क्यों शिफ्ट किया? ये आपको याद होना चाहिए 1689। तो 1689 में अभी सवाल क्या हो गया, पहला हेडक्वार्टर कहां था? पुलिकट था, मैंने करीब बताया था, फिर नागपट्टनम शिफ्ट किया। तो पहला सवाल क्या बन रहा है, उन्होंने शिफ्ट क्यों किया? पहला क्या रहा है, यह नागपट्टनम श्रीलंका का क्लोज था, और श्रीलंका क्या था? श्रीलंका बन चुका था डच का एक आइसलैंड। ये मैं एक सवाल ही पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पूरा चैप्टर फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, जो ये नागपट्टनम था, ये स्ट्रेटेजिकली बेटर लोकेटेड था। जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, देखिए। दूसरा क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तीसरा, नागपट्टनम क्या था? एक बिगर और बेटर पोर्ट था। नागपट्टनम क्या था? एक बिगर एंड बेटर पोर्ट था। अब आंसर, सवाल समझिए फिर से कि 1689 में डच हेडक्वार्टर को पुलिकट से नागपट्टनम शिफ्ट किया गया। अब इस शिफ्ट करने का कारण क्या था कि जो नागपट्टनम था वो श्रीलंका के नजदीक था, और जो श्रीलंका है वह डच आइसलैंड बन चुका था। दूसरा, इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। जो नागपट्टनम था वह स्ट्रेटेजिकली बेटर लोकेटेड था फॉर ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू मुगल अटैक। जो मुगल अटैक हो रहा था उससे वह बेहतर रेजिस्टेंस दे रहा था। तीसरा क्या था, नागपट्टनम एक बिगर और बेटर पोर्ट था। क्या है? एबीसी, सी, जल्दी लिखिए। और कोई 10-5 लोग जवाब देते हो। छियासी लोग रजिस्टर्ड हो, पता नहीं कितने लोग क्लास देख रहे हो, उसमें जवाब 4-5 लोग देते हो बस। एक मुगल गवर्नर को औरंगजेब ने एक्सपेल किया था, उसका क्या नाम था? ठीक है, ओके फाइन। एक मुगल गवर्नर को औरंगजेब ने एक्सपेल किया, उसका क्या नाम था? वन मुगल गवर्नर हैज बीन एक्सपेल्ड बाय द औरंगजेब, व्हाट इज द नेम? अभी तुरंत पढ़ाया मैंने, तुरंत पढ़ाया मैंने, तुरंत ही पढ़ाया मैंने। लिखो। यस, I think enough of the day.